हम सभी को पता है क्रिम्सन डेजर्ट कितनी ज्यादा एम्बिशियस गेम है और इस एम्बिशन के चलते ये 2026 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम भी बन गई। और जब किसी गेम की इतनी हाइप होती है ना, हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस गेम के लॉन्च के साथ हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जिन लोगों को ये गेम पसंद आ रही थी वो तो इसको कह रहे थे भाई ये गेम मास्टरपीस है, और जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी दे वर कॉलिंग इट वन ऑफ द वर्स्ट गेम एवर मेड। बट ऑफ कोर्स आप लोगों की बात नहीं सुनने आए हो, यू आर हियर फॉर माय ओपिनियन। और मेरा स्टांस भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि क्रिम्सन डेजर्ट इज बेसिकली ओवरहाइप्ड। मुझे पता है आप में से कुछ डाई हार्ड फैंस इस चीज को सुन के भड़क गए होंगे, बट हियर मी आउट। ओवरहाइप का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि गेम खराब है। लाइक सीरियसली अगर गेम खराब होती तो मैं इसमें 30 घंटे से भी ज्यादा समय क्यों ही बिताता। अ गेम कैन बी ओवरहाइप्ड एज वेल एज फन, पर साथ ही साथ मैं इसकी कमियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वो कमियां कुछ ऐसी हैं कि कुछ प्लेयर्स ना लिटरली 2-3 घंटों में इस गेम को छोड़ के चले जाएंगे। पर सही में कहूँ ना, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, इफ यू कैन लाइक टेक योर टाइम, आई स्ट्रांगली बिलीव यू आर हियर फॉर वन ऑफ द मोस्ट इमर्सिव ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एवर क्रिएटेड। गेम के प्रमोशन मटेरियल से ये चीज काफी एविडेंट थी कि ये गेम कोई बेस्ट स्टोरी ड्रिवन एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाली। आई पर्सनली एक्सपेक्टेड दिस टू हैव लाइक अ डिसेंट स्टोरी विद लाइक गुड राइटिंग एंड समथिंग, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैन, ये बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि इस गेम की स्टोरी टेलिंग यूबीसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ देगी। लाइक इस गेम की इंट्रो सीक्वेंस ही बहुत ही जेनेरिक है यार, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर क्लिफ एक ट्रू वॉरियर अपने ग्रे मेन्स क्लैन के मेंबर्स के साथ शोक मना रहा होता है अपने फेलो वॉरियर्स की डेथ का, जिनको एक ब्लैक बियर्स नाम की राइवल फैक्शन ने मार गिराया था। और बिना किसी खास बिल्डअप के ब्लैक बियर्स उन पे फिर से हमला बोल देते हैं एंड दे एंड अप किलिंग ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम। और साथ ही साथ यार हमारे मेन कैरेक्टर को तो बेरहमी से उसका गला काट के समुद्र में फेंक दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स क्लिफ मेन कैरेक्टर है, वो मरेगा तो नहीं, ही स्टिल द सेम ओल्ड चोजन वन कैरेक्टर, और उसको एक रैंडम गुड गाय मरने से बचा लेता है। एंड वन वुड थिंक कि क्लिफ अब बच जाने के बाद अपने खोए हुए क्लैन मेंबर्स को ढूंढेगा और ये ब्लैक बियर्स फैक्शन है ना, इनसे बदला लेगा। बट नहीं, फॉर सम रीजन ये पूरे के पूरे प्लॉट को जो बिल्डअप किया गया था प्रोलॉग में इस गेम के, इसको पूरे तरीके से भुला दिया जाता है। जो इस गेम का फर्स्ट रीजन है ना, हरनैंड, वहां पे जाके क्लिफ सबसे पहला टास्क एक बार में जाके एक बंदे के साथ आर्म रेसलिंग करता है फॉर सम रीजन, और उसके बाद हमारा क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाता है एंड देन ही हैज टू हेल्प बेगर एंड गिव हिम सम कॉइन अगेन फॉर सम रीजन। और उसके बाद वो बेगर उसको दुआएं देता है कह के कि आगे जाके जरूरतमंदों की हेल्प करना, और एक चाबी थमा के वो गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर से क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाता है, आप एक बेसमेंट में जाते हो, सीवर्स में जाके एक अबला नारी को बचाते हो, और वो अबला नारी भी आपको यही कह के गायब हो जाती है कि भाई हाँ आगे जाके जरूरतमंदों की हेल्प करना। और फिर से क्वेस्ट अपडेट हो जाता है एंड नाउ यू हैव टू हेल्प अ किड, उसकी बिल्ली को बचाना है। और उसके बाद आप किसी के घर की जाके चिमनी साफ करते हो, और वहां पे आप गए क्यों उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी जाती। समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो क्लिफ टास्क कर रहा है इनको कभी भी कम्युनिकेट डायलॉग्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू नहीं किया जाता। जस्ट ऑब्जेक्टिव बोर्ड है एक, वो अपडेट होता रहता है एंड यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड डू द जॉब। ये चीज ना गेम की शुरुआत में हो रही थी, लाइक 1.5-2 घंटे की बात कर रहा हूँ अभी मैं, और मुझे लगा चलो गेम अपना टाइम ले रही है, शायद आगे जाके ये चीजें बेटर हो जाएंगी। बट लिटरली 4 to 5 आवर्स इन ना मैं किसी बच्चे की बकरी को बचा रहा हूँ, और इस चीज को देखे ना मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर क्वेस्ट भाई वायलेंस से भरा होना चाहिए, हर क्वेस्ट में मार काट वगैरह होनी चाहिए। आई रियली बिलीव ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स, ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ क्वेस्ट कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लाइक विचर 3 जैसी गेम्स ऐसे क्वेस्ट से भरी पड़ी है, बट यू नो उन गेम्स में मजा क्यों आता है? बिकॉज दोज क्वेस्ट्स आर लाइक रियली वेल रिटन, जहाँ पे एक्चुअल में आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाते हो, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग। बट हियर द गेम डिजाइन इज मेड इन सच अ वे कि हर क्वेस्ट बिल्कुल डिसकनेक्टेड, बिल्कुल डिसओरिएंटेड, इतना अननेसेसरी फील होता है कि कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है, कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं होते। और जब फाइनली स्टोरी मुद्दे पे आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, यू डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। मोरओवर द कैरेक्टर्स इन दिस गेम शो के जीरो इमोशंस। आई अप्रिशिएट जो सारे के सारे डायलॉग्स हैं इस गेम के, वो वॉइस एक्टेड हैं एक्चुअल ह्यूमंस के द्वारा, बट अगेन द राइटिंग इज सो स्लो, सो पुअर, आप पूरे के पूरे बोर हो जाते हो। अभी तक जितना मैंने इस गेम को खेला है मुझे सिर्फ एक ही क्वेस्ट याद आ रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, वो था रीड डेविल वाला। एक बॉस है बहुत तगड़ा इस गेम की, अर्ली गेम में मैं कहना चाहूंगा चैप्टर 3 या फिर 4 में आया था वो। दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली इनटू द एक्सपीरियंस। पर तब से लेके अब तक लगभग 10-12 घंटे हो चुके हैं, और इक्के दुक्के मोमेंट को छोड़ देना, कहानी आगे नहीं बढ़ रही। एज आई सेड इन द इंट्रो, मैंने इस गेम को ऑलरेडी 30 घंटे से भी ज्यादा खेल लिया है, एंड इवन आफ्टर दिस मच आवर ऑफ प्ले टाइम आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट द मेन कैरेक्टर।
एंड दैट सेज अ लॉट। और इस चीज को देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि जब ये गेम अनाउंस हुई थी ना, इनिशियली ये एक MMORPG थी, बट मिडवे डाउन द प्रोडक्शन इसको सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस में चेंज कर दिया गया। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस, दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इस गेम की क्वेस्ट हैं जो इतने डिस्कनेक्टेड फील होते हैं। देयर इज नो मेन कोहेरेंट स्टोरी। मुझे नहीं पता आगे जाके क्वेस्ट बेटर होंगे या फिर नहीं, बट फॉर नाउ दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड लुक। इसकी कहानी से मैं इतना ज्यादा तंग आ गया था ना, मुझे ऐसा लगने लगा था कि गेम इज एक्चुअली टेलिंग मी टू फक ऑफ। और यहाँ पे कुछ लोगों का पता है क्या होगा, दे विल लिटरली फक ऑफ बाय डिलीटिंग दिस गेम। बट दैट बीइंग सेड, इफ यू कैन फॉरगेट देयर इज इवन अ स्टोरी एंड डू योर ओन थिंग इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट Pearl Abyss has built here, that's when the real fun begins. क्रिम्सन डिजर्ट कहीं ना मुझे ऐसे टाइम की याद दिलाती है जब गेम्स में ना स्टोरी वगैरह नहीं हुआ करते थे। इट वाज जस्ट अबाउट गेम प्ले, it was just about fun, and let me tell you, this shit is filled with insane amount of fun. Like initial chapters clearly इस गेम के बिल्कुल गार्बेज हैं, बट क्योंकि बहुत सारे मेजर मैकेनिक्स उन चैप्टर्स के दौरान ही अनलॉक होंगे, वो करना एक मजबूरी से बन जाती है। और जब आप वो मजबूरी को पूरा कर लेते हो ना, जब आप उन मैं कहना चाहूंगा पहले 3 चैप्टर्स को झेल लेते हो, उसके बाद ये पूरी की पूरी दुनिया है ना जो वो काफी खुल सी जाती है। एंड वंस यू फाइनली गेट यूज्ड टू ऑल द सिस्टम्स, द वैरायटी ऑफ मैकेनिक्स दिस गेम हैज टू ऑफर, व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड दैट स्टफ, you will find yourself addicted. कहीं ना कहीं जो इस गेम के प्रमोशन मटेरियल में प्रॉमिस किया गया था, not the story but the open world sandbox, it delivers, man. The world of Crimson Desert is massive. The scale is nothing like I have ever seen before, to be honest. गेम में 5 बड़े बड़े रीजन्स हैं भाई, हर एक की अपनी कहानियां हैं, हर एक के अपने फैक्शंस हैं, हर एक की अपनी कहीं ना कहीं यूनिकनेस है। मैप को पहली बार देखने के बाद आपको बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आ सकती है, टू बी फेयर, पर स्टोरी से हटके जब आप एक्चुअल में इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाओगे ना, आप तो समझोगे कि इस गेम में कोई लेवलिंग सिस्टम नहीं है, कोई जेनेरिक एक्सपी सिस्टम नहीं है कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको स्किल पॉइंट्स वगैरह मिलते जाएंगे। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर प्रोग्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन फाइंडिंग दिस अबिस आर्टिफैक्ट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द मैप। और इनको ढूंढने के लिए कभी कभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कभी कभी आपको ऐसी पड़े मिल जाएंगे, और या फिर कभी कभी आपको बहुत तगड़ी तगड़ी पजल सॉल्व करनी पड़ेंगी। एंड द पजल्स आर लाइक हाईली क्रिएटिव। एक पजल में तो मुझे लिटरली पूरा का पूरा क्या रीजन घूमना पड़ गया था, उसके बाद सॉल्व हो पाई थी। एंड बिकॉज देयर इज नो हैंड होल्डिंग गोइंग ऑन, देयर इज नो लाइक almost zero yellow paint, you get that sense of achievement which is really unmatched, man. And I really love how fast travel system works in this game. बाकी ओपन वर्ल्ड गेम्स की तरह यहाँ पे इन पॉइंट्स को स्पून फीड बिल्कुल नहीं किया जाता है। You actually have to use बाइंडिंग फ्लैश एबिलिटी, जो कि आपको गेम की शुरुआत में मिलती है, और आपको एक हाई पॉइंट लेके जब आप उस टेक्निक का यूज करते हो तभी ही आसपास के फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स आपको दिखते हैं। सो दिस गेम एक्चुअली एनकरेजेस टू मेक योर ओन वे थ्रू। मुझे पता है कुछ लोग इस चीज को देख के बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु लाइक्स टू फिगर आउट थिंग्स ऑन माय ओन, आई रियली लव्ड इट, मैन। जो मजा ना खुद चीजें फिगर आउट करके एग्जीक्यूट करने में आता है, वो मेरे ख्याल में किसी और की मदद लेके करने में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और ये चीज को हम रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं यार। मोर ओवर आई वॉज अमेज्ड बाय सीइंग हाउ इंटरैक्टिव दिस होल वर्ल्ड इज। और इस चीज को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना एग्जांपल्स देनी होंगी। यही कुछ 10-15 घंटे के बाद ना मैं एक पजल में ना जाके अटक गया। मुझे पता तो था मैंने करना क्या है, लाइक जो मुझे चीज चाहिए थी ना वो किसी पत्ते और बुशेस के पीछे छुपी हुई थी, और गेम के हिसाब से मुझे उन पत्तों को आग लगानी थी और उसके लिए मुझे फायर एरो चाहिए था। बट मैं ठहरा नल्ला, मेरे पास कोई फायर एरो नहीं था। हाँ, पर मैं अड़ियल बहुत हूँ, तो मैंने तो ठान लिया कि अगर चाहे यहाँ पे 4 घंटे लग जाए मैं तो ये पजल सॉल्व करके ही जाऊंगा। सो ऐसे मैकेनिक्स के साथ खिलवाड़ करते करते आई एंड अप यूजिंग दैट बाइंडिंग फ्लैश एबिलिटी onto those bushes, and surprisingly उन bushes को आग लग गई। So समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? बेसिकली उस टाइम पे धूप बहुत थी और सूरज की किरणों से जो तलवार से रिफ्लेक्शन पड़ी ना उन पत्तों पे, उससे एक बहुत तगड़ी हीट पैदा हुई एंड आई एंड अप बर्निंग ऑल दोस लीव्स। और इस चीज को देख के मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि ये तो गेम ने मुझे कभी बताया ही नहीं था। और एक और बहुत ही गोटेड एबिलिटी है इस गेम में, एक्सियम फोर्स नाम की, और फिर से ट्यूटोरियल के हिसाब से वो ज्यादातर पजल सॉल्विंग में काम आती है। पर व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट, वैसे ये बात मेरे एक फेलो सब्सक्राइबर ने बताई थी लाइव चैट में, इफ यू यूज दैट एबिलिटी ऑन अ ट्री, आप पेड़ को खींच के उसको प्रॉपर एक गुलेल बना के बहुत तगड़ी छलांग मार सकते हो। एंड अगेन दैट्स अ थिंग दैट
game never tells you. There are a lot of hills and surfaces to climb in this game. शुरुआत में तो आप Assassin's Creed वाला हाला की तरह बिना कुछ सोचे समझे बस अपवर्ड डायरेक्शन वाला बटन दबा के ऊपर चढ़ते जाते हो, जो कि सही मायने में काफी बोरिंग है। पर फिर से वही बात, मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से समझने के बाद जो पहाड़ पे पहले मैं 1 मिनट लगाता था चढ़ने के लिए, अब मैं कुछ स्किंटों में कर सकता हूँ। So even in a straightforward situation like this, you have multiple ways to approach it. So that experimentation, that extra interactivity, that approachability really hooked me. और क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल गेटिंग नहीं चल रही है, the progression feels really organic. There's a sheer sense of discovery जो कि मुझे कहीं ना कहीं लास्ट टाइम एल्डन रिंग में फील हुई थी। The open world never felt bloated. It's filled with variety of stuff to do. आप बाउंटीज वगैरह कैरी आउट कर सकते हो। There is a literal bank in this game जहाँ पे आप अपना पैसा जो आपने इकट्ठा किया उसको जमा करा सकते हो और लिटरली भाई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, हाई रिस्क लो रिस्क वाली। अगर आपके पास कोई आइटम काफी ज्यादा पड़ी है उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। There's base building in this game. कितने सारे हिडन एरियाज है, कितनी सारी हिडन केव्स हैं, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मुझे पता है ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग साउंड कर रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, इस गेम में मजा लेने के लिए आपको हर मैकेनिक को जानने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली स्किप दिस। अगर आपको बेस बिल्डिंग पसंद नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको बैंक वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हो। यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और अभी तक सारी जो हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल की थी, द मेन लैंड पाइवेल। बट देयर इज वन मोर थिंग। अपेरेंटली आसमान की ऊंचाइयों में एक और बहुत ही बड़ा रीजन है जिसको इस गेम में द अबिस कहा गया है। सो अनलाइक अदर ओपन वर्ल्ड गेम्स, इस गेम का मैप सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऑपरेट नहीं करता, इट गोज वर्टिकली। और वर्टिकलिटी हमें ज्यादातर 2D साइड स्क्रॉलर गेम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हॉलो नाइट हो गई। बट सीइंग दैट इन अ फुल ऑन 3D गेम, आई वाज अमेज्ड। एंड दिस अबिस सेक्शन इन दिस गेम इज टोटली ऑप्शनल। यूजुअली बाकी ओपन वर्ल्ड गेम्स में क्या होता है, ऑप्शनल सेक्शंस तो होते हैं पर वो काफी ब्लोटेड से होते हैं। बट क्रिम्सन डिजर्ट इज नॉट द केस। पर्ल बेस ने यहाँ पे कहा था कि वो काफी इंस्पिरेशन यहाँ पे एल्डन रिंग से ले रहे हैं। ये बात मुझे तब इतनी समझ में नहीं आई थी, बट आफ्टर सीइंग दिस ऑप्शनल एरिया विद दिस लेवल ऑफ क्वालिटी, I understand their vision, what they were talking about. It's literally filled with one of the most creative and innovative shits I have ever witnessed, to be honest. इतनी सारी चीजें हैं ना इस गेम की एक्सप्लोरेशन में, अगर मैं हर एक को डिस्क्राइब करने बैठ गया ना तो ये वीडियो आसानी से 1-2 घंटे का हो जाएगा। So I'm gonna jump on to the next big thing जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, and that's of course the combat. Come on! He's gonna do it! Randy Orton! सही में मुझे कोई ऐसी और गेम बता दो WWE के अलावा जहां पे आप अपने एनिमीज को RKO कर सकते हो, उनको क्लोज लाइन मार सकते हो, जर्मन सुप्लेक्स, पीपल्स एल्बो और भी ना जाने कितने सारे तगड़े रेसलिंग मूव्स। और ऊपर से भाई इस गेम का स्वॉर्ड प्ले इतना जबरदस्त, ट्रेलर्स वगैरह में से ऑलरेडी ये कितना खूबसूरत लग रहा था। प्रैक्टिकली जब आप खुद खेलोगे ना, यू विल नो हाउ इट फील्स लाइक। इतना तगड़ा वेट है इसके कॉम्बैट में, इतना तगड़ा पंच है, इतना सेटिस्फाइंग है, और जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन है वो पूरे के पूरे मोमेंट्स को इतना ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सीरियसली। देयर आर लाइक 5 डिफरेंट वेपन क्लासेस, यू कैन डुअल wield weapons, you can two-hand weapon, और मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर नाउ इज द नॉर्मल शील्ड एंड सिंगल हैंडेड वेपन। लाइक अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से आप कोई भी वेपन चूज कर सकते हो, और एक बार भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जहां पे मुझे कॉम्बैट रेपिटेटिव लगे, बोरिंग लगे। ऑल थैंक्स टू द sheer डेप्थनेस इनटू द कॉम्बैट, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द अमेजिंग स्किल ट्री जो कि काफी बड़ा है। और इतना बड़ा स्किल ट्री होने के बाद भी एक भी स्किल मैं नहीं कह सकता कि यूजलेस है। स्किल ट्री इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है कि कभी भी ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना पड़ा कि भाई कौन सी स्किल लूं, ये अच्छी लग रही है या फिर वो अच्छी लग रही है। आई वाज ऑलवेज लाइक दिस लुक्स कूल, ये ले लेते हैं, मजा आएगा, एंड इट वर्क्स। इफ यू कैन बेसिकली मास्टर एवरी एबिलिटी इन द स्किल ट्री, आप सारी की सारी एबिलिटीज को लाइक कंबाइन करके बहुत ही तगड़ा और इंसेन खुद का अपना पर्सनल मूव सेट बना सकते हो। तो इसके कारण जो इस गेम का कॉम्बैट है वो जेनेरिक हैक एंड स्लैश नहीं रहता, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल कॉम्बैट। और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहते, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना भी नहीं चाहते, तो भी आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस गेम में बहुत सारे बॉसेस भी हैं। अभी तक तो फिलहाल मैं 4-5 बॉसेस से ही लड़ पाया हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम अपना एक्सप्लोरेशन में बिता रहा हूँ। एंड सीरियसली लाइक एवरी अदर बॉस फाइट इज लाइक हाईली क्रिएटिव, बहुत ही तरह तरह के यूनिक मूव सेट्स हैं। मुझे बीच बीच में वूकोंग की याद आ रही थी, बीच बीच में सोल्सबॉर्न की याद आ रही थी। हाँ, एक बॉस फाइट ऐसी थी जिसने मुझे काफी ज्यादा तंग किया था, वो थी ये एक्सवेट्रॉन,
शायद हाँ यही इसका नाम है। तो ये बंदा बिल्कुल खतरनाक है, इसको ज्यादा डैमेज भी नहीं हो पाता और बहुत तरह तरह की हरकतें करता है जो समझ नहीं आती पहली बार में। इट टुक मी लाइक एटलीस्ट 10 ट्राइज टू बीट हिम। तो हाँ बॉस फाइट्स कभी कभी मुश्किल हो जाती हैं बट डेफिनेटली नॉट एज हार्ड एज सोल्सबोर्न जॉनरा, लाइक अभी तक तो मैंने क्लिफ का कॉम्बैट मास्टर नहीं किया है यार, ऊपर से इन्होंने 2 और कैरेक्टर्स दे रखे हैं कॉम्बैट के लिए जिनकी अपनी खुद की यूनिकनेस है, अपने खुद के मूव सेट्स हैं, अपने अलग ट्रेवर्सल सिस्टम्स हैं। सो दिस शिट जस्ट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग, लाइक रुकने का नाम ही नहीं लेती ये गेम। मैं चाहूं तो इसकी एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसके कॉम्बैट के बारे में ना मैं घंटों बात कर सकता हूँ। इतनी सारी तरह तरह की चीजें करने को, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स है जिनके बारे में अभी तक जानता भी नहीं हूँ। कितनी चीजें तो उन्होंने ट्रेलर में दिखाई थी, उन तक अभी तक मैं पहुंचा तक नहीं हूँ। और उसका मेन रीजन यही है, आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि मैं अभी तक 30 घंटे के बाद भी गेम के सिर्फ पहले रीजन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और टोटल कितने रीजन्स हैं? 6 इंक्लूडिंग द अबिस। और पता है सिर्फ एक ही रीजन को अभी तक मैं क्यों एक्सप्लोर कर रहा हूँ? बिकॉज आई एम फुल्ली इमर्स्ड इनटू द गेम। मेरा आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वर्ल्ड बिल्कुल ही फ्लॉलेस है। इट हैज इट्स ओन कैवियर्स, लाइक इसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। सारी की सारी चीजों को बस एक जगह पे भर दिया गया है। सो काम की चीजें कभी कभी ढूंढने में मुश्किल आ जाती है। शुरुआत में इसकी कंट्रोल स्कीम बहुत अनॉय कर देती है। आई रियली होप इन्होंने रीमैपिंग के लिए कोई ऑप्शन दिया होता। मोर ओवर कुछ गेम ब्रेकिंग बग्स भी मुझे देखने को मिले। लाइक एक मैं पजल सॉल्व कर रहा था, मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर किसी बग के कारण मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। पहली बार तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर जब मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो मुझे पता लगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा था। बस वो किसी बग के कारण वो फाइनल पीस कहीं ना कहीं ट्रिगर नहीं हो पा रहा था। और जब भी आप इस गेम में फास्ट ट्रेवल करते हो तो बहुत ही बड़ी लोडिंग स्क्रीन आती है। शुरुआत में तो वो काफी कूल लगती है, बट बारी बारी जब आप देखते हो तो वो थोड़ा सा रेपिटेटिव एंड बोरिंग फील होने लग जाता है। सो तो ऐसे कुछ निट पिकिंग्स कह सकते हो, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हिंडर करती हैं। बट द पॉजिटिव्स लाइक फार आउटवे द नेगेटिव्स एंड डेफिनेटली कूडोस टू द साउंड डिपार्टमेंट है जो इन्होंने म्यूजिक्स यूज किए हैं। जो OST है इस गेम का इतना जबरदस्त है जो एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल सा बनाता है। ऐसा कितनी बार हुआ है एक्सप्लोर करते करते वेयर आई जस्ट stood at one point and appreciate the view। और एक और खास बात पता है क्या है? आप जो भी चीज देख रहे हो ना फार डिस्टेंस में, वो कोई प्रोसीजरली जनरेटेड नहीं है। इट्स जस्ट नॉट देयर टू मेक यू ऑ। आप लिटरली वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई भी बड़ी सी बड़ी पहाड़ी दिख रही है, उस पे आप चढ़ सकते हो। एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स गिव all the more meaning to this world. It feels alive. Clearly, you won't get the instant hook that you got in open world games like Ghost of Yotei, Tsushima, and even Elden Ring. Elden Ring में जब हम बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहला कदम लिमग्रेव में रखते हैं, you feel connected. वो कनेक्शन वाली फीलिंग आने में आपको टाइम लगेगा क्रिम्सन डेजर्ट में. क्रिम्सन डेजर्ट इज मोर ऑफ लाइक अ ड्रग, जिसका धीरे धीरे आपको नशा होगा, और ऐसा नशा होगा कि आप पूरे के पूरे एडिक्ट हो जाओगे. एंड इवन आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम इनटू दिस गेम, I feel like I have barely even scratched the surface, and I think that's the best compliment I can give to the huge open world of Crimson Desert. मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं इस गेम के बारे में ऐसी चीज कहूंगा, बट द ग्राफिक्स ऑफ क्रिम्सन डेजर्ट आर काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग. मतलब कुछ मोमेंट्स में आप कहोगे कि भाई ये तो आज तक के सबसे तगड़े ग्राफिक्स हैं, और वहीं पे कुछ मोमेंट्स पे आप कहोगे कि भाई ये तो टट्टी है. लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इट रियली कम्स डाउन टू वेयर यू आर, व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज एंड व्हाट वेदर इट इज. फॉर एग्जाम्पल सुबह या बड़ी दोपहर में लाइटिंग कुछ ज्यादा ही ब्राइट है और उसके कारण कलर्स काफी वॉश्ड आउट से फील होते हैं. पर वहीं पे जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, कलर्स में जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो आती रहती है, एंड द गेम स्टार्ट्स टू लुक बेटर. और रात इस गेम की कुछ ज्यादा ही काली है, मतलब आपको कुछ खास दिखता नहीं है. मैं समझ सकता हूँ कि वो रियलिज्म को बरकरार रखना चाहते हैं, पर वही कि मेरे टेस्ट के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही डार्क था. और मैं इस गेम को खेल रहा था एनवीडिया 4070 सुपर पे, क्वाड HD, नेटिव सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग ऑन, अल्ट्रा ग्राफिक्स, और उसके बाद भी मैं हैरान हो गया देख के कि ये गेम बहुत ब्लरी दिखती है यार. लाइक फोलिएज इस गेम की डेंस तो बहुत है, पर ब्लरी नेटिव सेटिंग्स पे भी क्यों दिख रही है, ये मुझे बात बिल्कुल नहीं समझ में आई. पता नहीं मैं कुछ यहाँ पे
गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो आपके साथ भी ये चीज हुई है कि नहीं। एंड समटाइम्स द foliage इन द फार डिस्टेंस लुक्स टू ओवर शार्पन्ड, इतना तीखा कि आंखें नजरअंदाज सा नहीं कर पाती। और खासकर जब इस गेम में बारिश होती है चीजें और ब्लरी दिखने लग जाती हैं। ओवरऑल इट्स लाइक अ रियली बैड लुक। वाटर फिजिक्स भाई कुछ जगहों पे बहुत ही रियलिस्टिक लगती है, पर कुछ जगहों पे बहुत ही वियर्ड सी लगती है। खासकर जो इस गेम के झरने हैं वो तो झाग वाली फीलिंग ज्यादा देते हैं रादर देन वाटर इटसेल्फ। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सुबह के टाइम पे हर वक्त कलर्स वॉश्ड आउट फील होते हैं। लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई गॉट टू दिस व्हीट फील्ड और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे थे, कलर एक्यूरेट थे, गेम ब्लरी भी नहीं दिख रही थी नेटिव रेजोल्यूशन पे। सो इन चीजों को देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ग्राफिक्स में कुछ ना कुछ अभी बग है जो फिक्स नहीं हुआ। आई कैन ऑलरेडी सी द पोटेंशियल ऑफ दिस गेम बिकमिंग द बेस्ट ग्राफिकल शोकेस एवर मेड। देखो अगर आप इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू नो विजुअल फिडेलिटी इज डेफिनेटली नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी, इट्स ऑलवेज द गेम प्ले, जो कि इस गेम का जबरदस्त है। पर जो विजुअल इनकंसिस्टेंसीज है ना इस गेम में, उसको मैं एटलीस्ट रिव्यू में बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इन्होंने जेन्युइनली मुझे फ्रस्ट्रेट किया कभी कभी, बिकॉज आई हैव अ गुड पीसी, और अगर उस पे भी मैं नेटिव सेटिंग्स पे अच्छे ग्राफिक्स अचीव नहीं कर पा रहा तो मैं तो डिसअपॉइंटेड फील करूंगा ना। हाँ, जो चीज को मैं स्पेशल यहाँ पे मेंशन देना चाहूंगा ग्राफिकल फिडेलिटी में, वो है इसका ड्रॉ डिस्टेंस। इतनी दूर तक आप देख सकते हो एक जगह से खड़ के, एंड इवन इन दैट फार ऑफ अ डिस्टेंस एवरीथिंग इज फिल्ड विद इनसेन अमाउंट ऑफ डिटेल। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव हाउ इज दिस इवन हैपनिंग मैन। और साथ ही साथ भाई इसकी ऑप्टिमाइजेशन इवन इन द मोस्ट ग्राफिकल इंटेंसिव सीन्स, मुझे कॉन्स्टेंटली 90 to 100 FPS मिल रहे थे। सीरियसली बहुत ही रेयरली मुझे कोई यहाँ पे स्टटर देखने को मिला, एंड दैट्स अ ह्यूज विन। ब्लैक स्पेस इंजन, ये पर्ल इसका खुद का बनाया हुआ इंजन है, और क्या काम किया है भाई इसने। डेफिनेटली थोड़े बहुत और अपग्रेड्स के बाद ओपन वर्ल्ड गेम्स में कहीं ना कहीं ये इंजन शाइन करेगा आने वाले टाइम में। और मुझे पता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसे पैचेस आएंगे जिनसे जो ये वियर्ड विजुअल आर्टिफैक्ट्स दिखते रहते हैं स्क्रीन पे, ये फिक्स हो जाएंगे। बट फॉर नाउ एज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड डेफिनेटली से क्रिम्सन डेजर्ट इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट लुकिंग गेम एवर मेड इन माय ओपिनियन। ये काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है वैसे। जो रिसेंट डेथ स्ट्रैंडिंग 2 आई थी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी गेम, और वो PS5 पे चल के भी इतनी शार्प दिख रही थी। बट ऑनेस्टली उस गेम को मैंने नहीं खेला है। फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय गेमिंग जर्नी, रेड डेड रिडेम्पशन 2 इज स्टिल द मोस्ट रियलिस्टिक लुकिंग ओपन वर्ल्ड गेम एवर मेड। रिव्यू तो यार अभी खत्म हो चुका है, पर क्रिम्सन डेजर्ट को लेके ना मेरे जहन में एक काफी टाइम से बात सी चल रही थी जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा। क्लियरली लॉन्च काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था इस गेम का। कुछ लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आई, कुछ लोगों को ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आई, विच इज फेयर ऑफ कोर्स कंसीडरिंग दिस गेम इज नॉट परफेक्ट एट ऑल। कोई मास्टरपीस तो ये बिल्कुल नहीं है। बट व्हाट्स नॉट फेयर इज दैट गेमर्स लिटरली फाइटिंग विद ईच अदर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना लिटरली डाउन प्ले कर रहे हैं दूसरे गेमर्स को, सेइंग कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है, यू डोंट हैव द रिटेंशन स्पैन टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस मास्टरपीस, यू आर डम, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब लाइक बहुत टॉक्सिक माहौल सा बन चुका है इसके लॉन्च के बाद। देखो सीधी और सिंपल सी बात है, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है यार। इवन आई पर्सनली लाइक द गेम, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू लाइक इट एज वेल। और बहुत सारे लोग सिंगल प्लेयर गेम्स को एटलीस्ट जो कैजुअल गेमर्स हैं वो नैरेटिव और आराम से बैठ के स्टोरी को एंजॉय करने के लिए ही खेलते हैं। एंड एज आई मेंशन्ड इन द रिव्यू, शुरुआती कुछ घंटे नैरेटिव वाइज बिल्कुल खराब है, मीडियोकर भी नहीं, इट्स प्योर बैड। और मेरे ख्याल में गेम्स में इनिशियल इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई हमारी तरह हार्डकोर गेमर तो नहीं होता, हर एक के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 4-5 घंटे किसी गेम में बिताए और उसके बाद एक्सपेक्ट करे कि गेम बेटर होगी। सो किसी प्लेयर को आप गालियां निकाल रहे हो जस्ट बिकॉज दे डिडंट लाइक द गेम इज डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन। अगर आप सही में चाहते हो कि भी हाँ वो भी आपकी तरह इस गेम को पसंद करे, व्हाई नॉट टेल देम गुड थिंग्स। आपको क्या पसंद आया इस गेम के बारे में? और मेरे ख्याल में पॉजिटिव बातें करके ही दूसरे बंदे को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और क्या पता शायद वो गेम को दोबारा रीप्ले कर ले, रीट्राई कर दे और उनको गेम पसंद आ जाए। यू नो ऐसे ही तो कम्युनिटी ग्रो होगी एट द एंड। और रीट्राई देने के बाद भी अगर गेम पसंद नहीं आ रही तो उसके लिए गेम कभी बनी नहीं थी। सिंपल एज दैट। एंड इट्स ओके, not every game is for everyone. World's one of the most greatest game ever made, Witcher 3, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। बट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको वो गेम बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं समझ पाता हूँ क्यों नहीं पसंद आती। क्योंकि चाहे उसका नैरेटिव 11 out of 10 हो, पर उसका गेम प्ले कुछ खास नहीं है। पर बहुत सारे आप में से लोगों को
किंगडम कम डिलीवरेंस 2 पसंद आई है, बट मैं नहीं खेल सकता वो गेम को क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन ओपन वर्ल्ड गेम्स नहीं खेल पाता। समझ रहे हो, मतलब खुद के अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो इस चीज का कोई लेना देना तो नहीं है इस गेम से, बट काफी टाइम से था मेरे अंदर, मैं निकालना चाहता था इस बात को। एंड आई होप दैट मेक सेंस। अगर इस बात को सुन के अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, किसी की अगर सोच थोड़ी सी और बेहतर होती है, तो मेरे लिए ये विन हो जाएगा सीरियसली। मेरे ख्याल में आज की बकवास बहुत हो गई, आज का रिव्यू बहुत हो गया। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आया मजा तो लाइक कर देना एंड कमेंट ज़रूर करके बताना अपने थॉट्स क्रिम्सन डेजर्ट को लेके। बताना कि अगर आपने ये गेम को खेला है, नहीं खेला तो मेरे रिव्यू को देख के आप दोबारा रीट्राई करोगे। आई थिंक आई हैव गिवन अ गुड इनफ रीजन फॉर यू टू रीट्राई दिस गेम। ऑफ कोर्स जिनको पसंद आई है वो तो तारीफों के पुल बांध ही देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी डेफिनेटली आएंगे जो मेरी बात से बिल्कुल ही एग्री नहीं करते और हेट फैलाएंगे, मुझे गालियाँ निकालेंगे कमेंट्स में। तो गो हैड, आपके लिए कमेंट सेक्शन है, इससे मुझे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज ही मिलेंगे। और हाँ यार, मैंने गेम तो अभी खत्म नहीं किया, आई एम स्टिल गोना बी प्लेइंग दिस गेम ऑन माय सेकंड चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग। वहाँ पे मैं बस कुछ ही दिनों में दोबारा लाइव स्ट्रीम्स करना स्टार्ट करूंगा। सो इफ यू गाइस वांट टू जॉइन इन एंड इफ यू वांट टू सी मी प्ले क्रिम्सन डेजर्ट, यू नो, यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। और इस वीडियो को भी हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाएंगे। सो या ऐसे ही गेमिंग के बारे में रिव्यूज देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के बारे में पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।